झारखंड का गुमला जिला, घाघरा थाना का पलमा गांव, 3 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी पर पंचायत बैठी और 1 लाख रुपए, जी हां 1 लाख रुपए, यही कीमत तय की गई 3 साल की बच्ची के साथ हुए अपराध की। 20,000 रुपए मौके पर दिए गए, बाकी 1 हफ्ते में देने थे और इसी बीच पुलिस गांव पहुंच गई। जब पुलिस पहुंचती है तो देखती है कि लोग एक घेरा बनाकर बैठे हैं। मुर्गा और भात यानी चावल परोसा जा रहा है, साथ में शराब चल रही है। पुलिस को मालूम चलता है कि 20,000 रुपए, दुष्कर्म के आरोपी ने जो 20,000 रुपए तत्काल दिए थे, उसी पैसे से पंचायत ने मांस व दारू की पार्टी रखी थी। वो तो पुलिस मौके पर पहुंच गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 3 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी सुनील लोहरा की गिरफ्तारी से पहले पलमा गांव में जो हुआ वह विचलित कर देने वाली घटना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को बच्ची के साथ गंभीर अपराध हुआ। इसके बाद मामला सीधे पुलिस तक नहीं पहुंचा। गांव में बैठक हुई, आरोपी को बुलाया गया, जुर्माना तय हुआ, बाकी 80,000 रुपए 1 हफ्ते के भीतर देने की बात तय कर दी गई। यानी कानून की प्रक्रिया शुरू होने से पहले गांव में एक समानांतर प्रक्रिया चल चुकी थी। इसी दौरान गांव के ही एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी। घाघरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, पीड़ित परिवार का बयान दर्ज किया, मामला दर्ज किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब यहीं से मामला सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि कानून के शासन का सवाल भी बन जाता है, क्योंकि किसी बच्ची के साथ यौन अपराध एक ऐसा मामला नहीं है जिसमें किसी गांव की बैठक कोई फैसला सुना सके। पॉस्को कानून में ऐसे अपराध गंभीर माने जाते हैं। पुलिस को कार्रवाई करनी होती है, अदालत को फैसला करना होता है। फिर सवाल यह है कि गांव में यह बैठक किस आधार पर हुई, किसने तय किया कि आरोपी पर जुर्माना लगाया जाएगा? क्या पीड़ित परिवार इस बैठक के लिए राजी था या उस पर दबाव था? क्या किसी ने पुलिस को सूचना देने से रोका? और अगर मामले को कानून की प्रक्रिया से दूर रखने की कोशिश हुई तो क्या उसकी भी जांच होगी? इस पूरे मामले में अरंगी पंचायत के मुखिया लोदो एक्का का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि जिस बैठक में यह फैसला हुआ उसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। अगर यह सही है तो जांच का एक हिस्सा यह भी होना चाहिए कि बैठक किसने बुलाई, उसमें कौन लोग शामिल थे और गांव के नाम पर फैसला लेने का अधिकार उन्होंने खुद को कैसे दिया। क्योंकि अगर यह कोई आधिकारिक ग्राम पंचायत की बैठक नहीं थी तो पंचायत का नाम लेकर समानांतर न्याय व्यवस्था चलाने की कोशिश किसने की? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पहली घटना नहीं है जहां कानून से पहले कोई दूसरी व्यवस्था सक्रिय दिखाई दी हो। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के रायसेन में चोरी के शक में 2 युवकों को लोगों ने बांधकर पीटा और बिजली का करंट दिया। वहां भी फैसला अदालत ने नहीं, भीड़ ने सुनाने की कोशिश की। गुमला में मामला अलग है, लेकिन पैटर्न एक जैसा दिखाई देता है। वहां भीड़ ने कानून की जगह ली। यहां आरोप है कि गांव की बैठक ने कानून की प्रक्रिया को अपने तरीके से बदलने की कोशिश की। इसलिए इस मामले में सिर्फ आरोपी की गिरफ्तारी काफ़ी नहीं होगी। जांच को यह भी देखना होगा कि क्या किसी ने कानून की प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया, क्या किसी ने मामले को दबाने की कोशिश की और क्या पीड़ित परिवार पर किसी तरह का दबाव बनाया गया। अगर ऐसा हुआ तो कार्रवाई सिर्फ मुख्य आरोपी तक सीमित नहीं रह सकती। इस घटना के बाद जिला प्रशासन के सामने भी कुछ सीधे सवाल हैं। क्या गांव के स्तर पर ऐसी घटनाओं की जानकारी समय पर प्रशासन तक पहुंचाने की कोई व्यवस्था है? क्या गंभीर आपराधिक मामलों, खासकर पॉस्को जैसे मामलों को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों के बीच पर्याप्त कानूनी जागरूकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस मामले की जांच सिर्फ अपराध तक सीमित रहेगी या फिर उस पूरी प्रक्रिया की भी जांच होगी जिसमें कानून से पहले गांव ने फैसला सुनाने की कोशिश की? गुमला की यह घटना सिर्फ एक एफआईआर नहीं है, यह उस व्यवस्था की भी परीक्षा है जिसमें कानून सबसे पहले पहुंचना चाहिए। अगर किसी जघन्य अपराध के बाद पुलिस से पहले गांव की बैठक सक्रिय हो जाती है तो यह सिर्फ एक आपराधिक जांच का विषय नहीं, प्रशासनिक समीक्षा का भी विषय है। क्योंकि कानून का राज सिर्फ अदालत के फैसलों से नहीं,
चलता, बल्कि इस भरोसे से चलता है कि किसी भी गंभीर अपराध का फैसला अदालत में होगा, किसी चौपाल में नहीं। इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें लोकमत हिंदी के साथ। धन्यवाद।